अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से जाति पर आ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति प्रधान राज्य में चर्चा जातियों की ही होती है। मुद्दे यहाँ छोटे हैं लेकिन जातियाँ बहुत बड़ी। जिस जाति की जितनी संख्या है उसकी उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी और राजनीति में उसका उतना ही बड़ा प्रभाव और उसके मुद्दों को उतनी ही बड़ी व्यापकता। तो इस बार जब हम 2027 के चुनाव के लिए अब धीरे धीरे राजनीतिक दल बढ़ना शुरू हुए हैं तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि इन दिनों जितने भी मुद्दे उठते हैं सब जाति के आधार पर ही मुद्दे उठते हैं, बनते हैं या बनाए जाते हैं या करते हैं या करवाए जाते हैं। तो आज चर्चा हम उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति की करेंगे और उसमें भी खास तौर पर चर्चा करेंगे ओबीसी कम्युनिटी की पॉलिटिक्स पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर आ गई है। और उत्तर प्रदेश ही क्यों, आप किसी भी राज्य में चले जाएं, खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में, तो वहाँ आप जाति का ही प्रभाव अधिकतर पाएंगे। उत्तर प्रदेश उनसे अलग नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जातियों के मामले में बहुत राजनीतिक रूप से अग्रणी राज्य है। और उत्तर प्रदेश में जातियाँ हुकूमत करती हैं। जो जितनी बड़ी जाति का है, जो जितनी संख्या जिसकी अधिक है, उसका राजनीति में शेयर भी उतना ही बड़ा है। अब मैं मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की जो सबसे चर्चित इस समय की राजनीति है और ख़ास तौर पर 2024 के बाद जो देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा माहौल शिफ्ट हुआ, वो इन दिनों ओबीसी फोकस्ड है। आप देख रहे होंगे कि जो ओबीसी कम्युनिटी के वोट के लोग हैं उनकी राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी है, राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ी है और उनका प्रभाव भी बढ़ा है और वो राजनीति में अपना हिस्सा अब मांगने लगे अधिकारपूर्वक। ऐसा नहीं कि पहली बार मांग रहे हैं। आपको ध्यान हो कि मंडल कमंडल के दौर से, जब से वर्टिकल डिवीजन हुआ सोसाइटी का, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में अधिकांश वक्त, बल्कि 75% जो भी रूलिंग टाइम था 90s से अब तक का, वो ओबीसी या शेड्यूल्ड कास्ट के हाथों ही रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 90 के दशक से लेकर अब तक ओबीसी कम्युनिटी का बड़ा लंबे समय तक यहाँ रूल था, हुकूमत थी। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में भी थी, मायावती की हुकूमत थी, एक नहीं 4-4 बार थी। तो उत्तर प्रदेश का ओबीसी मतदाता अपनी सरकार होने के फायदे और नुकसान जानता है कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो उसके नफ़े क्या हैं और सत्ता में नहीं रहते तो उसके नुकसान क्या है। इन दिनों आप महसूस कर रहे होंगे जब जातिगत जनगणना इस देश में शुरू हो गई है, कब खत्म होगी किसी को नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि 2027 के चुनाव तक ये डेटा तो फिलहाल पब्लिकली नहीं होगा, जो होगा 27 के बाद होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो जातिगत आंकड़ा मौजूद है, जिसकी एक मोटा मोटी लोगों के पास आइडिया है, लिखित तौर पर तो नहीं है, तो जो 2021-11 है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी का जो शेयर है जनगणना में, वो तकरीबन 55% से 60% के बीच है। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। हमारे पास जो डेटा है वो 15 साल पुराना डेटा है। हमारे पास कोई आधिकारिक डेटा भी इसका नहीं है और जातियों के आधार पर तब भी गणना नहीं हुई थी लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो उत्तर प्रदेश में आप इन दिनों देख रहे होंगे कि चाहे वो राजनीतिक संगठन के मुखिया के पद हों या विधायक सांसदों के प्रत्याशी उतारे जाने के पद हों या संगठन के पद हों, हर पॉलिटिकल पार्टी, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी, बीएसपी भी, ओबीसी ड्रिवन पॉलिटिक्स हो रही है। ये कोई गलत बात नहीं, होनी भी चाहिए, लेकिन ओबीसी में यह देखना पड़ेगा कि 27% के रिजर्वेशन वाली इस कम्युनिटी में कितनी जातियां हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र क्या है। मोटा मोटी जो आंकड़े हमारे पास मौजूद रहते हैं, तकरीबन 79 to 80 के आसपास, 80 के आसपास जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में गिनी जाती हैं। उनमें भी जो 3 सबसे डोमिनेटिंग कम्युनिटी इसमें है वो है यादव, लोध और कुर्मी। उसके बाद कुशवाहा हैं, शाक के सैनी, और एक कैटेगरी है उसमें, वो कैटेगरी है ओबीसी वाली, मोस्ट ओबीसी वाली, जो काफ़ी पिछड़े हैं, जिनको रोहिणी कमीशन ने अलग करने की भी बात कही थी, लेकिन आज तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। उसके नाम पर राजनीति जिसने भी सेकी हो, लेकिन उसमें कोई किसी को फ़ायदा नहीं दिला पाए। उनमें कौन से आते हैं? राजभर हैं, निषाद हैं, प्रजापति हैं,
ये कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी को राजनीतिक रूप से क्या नेतृत्व मिले, इनको सरकारी नौकरियां मिली, राजनीतिक अधिकार मिले। अभी गाजीपुर की घटना के बाद ओबीसी मुद्दे फिर से बहुत तेजी से राजनीतिक परिदृश्य पे हावी हो रहे हैं। तमाम तरह के डेटा भी आ रहे हैं, तमाम तरीके के पुलिस के उत्पीड़न के भी मुद्दे सामने आ रहे हैं। पुलिस पर तो हमेशा आरोप लगते रहे कि वो जैसी सरकार उस हिसाब से काम करती है। उत्तर प्रदेश में तो ये हमेशा प्रचलन में रहा है। चाहे गाजीपुर की घटना हो, चाहे वो प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे वो सुल्तानपुर के मामले हो, उत्तर प्रदेश में इस तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन इन दिनों आपने देखा होगा कि एकदम वर्टिकली डिवाइडेड है। घटना में पीड़ित की साथ हुआ क्या ये बाद में देखा जाता है, पीड़ित किस कम्युनिटी का है ये पहले देखा जाता है। पीड़ित को इंसाफ उसकी जाति के हिसाब से देने की कोशिश होती है राजनीतिक दलों की। लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टियां ओबीसी कार्ड खेल रही हैं? इसका नफा क्या है, नुकसान क्या है? लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ओबीसी कम्युनिटी में इनके कोर इश्यूज क्या हैं। इनके कोर इश्यूज हैं कि इनके रिजर्वेशंस का बेहतर इस्तेमाल करके इनके बच्चों को नौकरियां मिलें, इनके आर्थिक हालात बेहतर हों, इनकी गरीबी दूर हो, समाज के मुख्यधारा का हिस्सा बने, राजनीतिक रूप से नेतृत्व मिले, सामाजिक रूप से और स्वीकार्यता बढ़े। चाहे आर्थिक मामले हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे तकनीकी हो, इस कम्युनिटी की जितनी हिस्सेदारी बढ़ेगी समाज उतनी ही तरक्की करेगा। क्योंकि इनकी संख्या इतनी है कि अगर ये तरक्की में आगे बढ़ेंगे तो प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। लेकिन राजनीतिक दलों को क्या है, इनसे सिर्फ वोट चाहिए। वो भी ओबीसी वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल होता है। बहनों भाइयों, वोट बैंक जिसके साथ भी जुड़े उसके साथ दुर्भाग्य भी जुड़ जाता है, वो कोई भी कम्युनिटी हो। आपने देखा होगा जो बैंक बना, जो वोट बैंक बना, जिस कम्युनिटी ने खुद को वोट बैंक बनाया, आज हर वो कम्युनिटी हाशिए पे लगी है या दुर्दशा की शिकार है या फिर राजनीतिक दलों के लिए वोट लेने का एक टूल बनकर उभरी है। लेकिन ओबीसी को इस मामले में वोट बैंक नहीं कहा जा सकता। ये एक बिखरा हुआ समाज है। कुछ बहुत मजबूत हैं, कुछ कृषि में मजबूत हैं और कुछ एकदम इग्नोर्ड हैं, जिनका मैंने मोस्ट ओबीसी वाला जिक्र किया। तो इनको ही राजनीतिक चेतना, समग्रता, सामाजिकता सबको समझने की आवश्यकता है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। समाजवादी पार्टी दलितों को, पिछड़ों को और जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम कर रही है। जो पिछड़ी जातियां हैं वो पूर्ण रूप से सपा के साथ हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का पूरे प्रदेश में लगातार अपमान करने का काम किया है। आज माहौल पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ है, चाहे वो जाति की स्थिति में हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो। इस बार बहुत ही मुद्दे हैं, उस मुद्दों में जरूर एक जातिगत जो इश्यू है वो बड़ा है। हम लोग, कांग्रेस के लोग, सभी जातियों को, सभी वर्ग को, जिसमें हमारी मुस्लिम समाज से भी पूरे लोग रहेंगे, मुस्लिम समाज के भी जितने वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, सबको हम समायोजित करेंगे और सबको स्थापित। विपक्ष, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो जातिवाद का बढ़ावा देके, नारे देके माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हों, भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं हों, उनमें सबको बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। ये प्यार 2027 में बना रहेगा, 29 में भी बना रहेगा। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ राकेश राठौर मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सदस्य हैं सीतापुर के। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद।